ANT वीडियोज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बूथ लेवल ऑफिसर्स की काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान गरुड़ा ऐप में अब कर दिया गया है। तो आज हम उन्हीं समस्याओं और समाधान को लेकर इस वीडियो को आपके पास लेके आए हैं। आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप गरुड़ा ऐप में आसानी से फॉर्म भी ऑनलाइन कर पाएंगे और जो दूसरा काम होता है चेकलिस्ट सत्यापन का, तो वो भी आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो आइए हम चलते हैं सीधा, आपका बिना समय खराब किए हुए हम गरुड़ा ऐप पर चलते हैं। गरुड़ा ऐप वही आपका ग्रीन कलर का आइकन है, आप इसे ऑन करेंगे तो जैसे आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल देंगे तो आपको सामने ये स्क्रीन आती है। अब अधिकतर BLOs का ये प्रश्न आता है कि इस स्क्रीन से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो मैं ऐसे BLOs आपको कहना चाहूँगा कि आप इस स्क्रीन के नीचे आइए। नीचे आपको यहाँ पर सबमिट का बटन दिखाई देगा, इस सबमिट के बटन पर आपको टच करना है तो आप अंदर डैशबोर्ड पर चले जाएंगे। गरुड़ा ऐप का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 2.17। आप इंश्योर कर लीजिए कि आपके मोबाइल में 2.17 वर्जन ही आपके अभी वर्तमान में डला हुआ है। अगर 2.17 वर्जन डला हुआ नहीं है तो आप इसको अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के पश्चात मैं आज आपको इसमें 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और फॉर्म का सत्यापन तीनों आपको करके दिखाऊंगा, यानी कि एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट समाधान मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप आराम से बिना किसी समस्या के आप इसको अपने फॉर्म को ऑनलाइन भी कर सकते हैं और चेकलिस्ट को सत्यापन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर में आखिर 2.17 वर्जन में क्या क्या चेंजेस दिए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। 7 नंबर में आप कहाँ गलती करते हैं, 7 नंबर कैसे बढ़ना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। 8 नंबर में क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए उनके बारे में बात करेंगे और चेकलिस्ट सत्यापन किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं कि फॉर्म भरते कैसे हैं। तो फॉर्म भरने के लिए मेन्यू पे टच करना होगा, ऐप की मेन्यू ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्म्स। जी हाँ, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्म्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये जो फॉर्म्स नाम का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो हम इस पर फॉर्म पे चलते हैं। फॉर्म्स, इसमें एक कमी दी गई है, कमी नहीं कह सकते, इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया गया है फॉर्म 001 का। यहाँ पे 6 नंबर, 7 नंबर, 8 है, 6 है, 7 है, लेकिन 001 का फॉर्म नहीं दिया गया है। तो उसके लिए आपको वोटर हेल्पलाइन ऐप की सहायता से या फिर ऑफलाइन फॉर्मेट में आपको अपने ERO कार्यालय को संपर्क करना होगा। तो फॉर्म 6 की बात करें तो फॉर्म 6 में टच करते ही लेट्स स्टार्ट बटन आ जाता है, यानी कि सारी प्रक्रिया बिल्कुल वैसे की वैसी ही है जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में बताया गया है। लेकिन आपको क्या नया चेंज देखने को मिला, और आपकी एक समस्या रहती है कि हमारे द्वारा भरा गया फॉर्म 6 किसी अन्य भाग में जा रहा है, किसी अन्य भाग के BLO साहब को आवंटित कर दिया जाता है, तो आखिर उस समस्या से कैसे बचें। तो उसके लिए मैं आपको इसमें बिल्कुल लाइव डेमो करके बताऊंगा। तो इस फॉर्म 6 को मैं भरता हूं। फॉर्म 6 को भरने के लिए लेट्स स्टार्ट बटन पे आपको टच करना है। उसके पश्चात कुछ नॉमिनल सी इन्फॉर्मेशन आपसे वोटर की मांगी जाती है, वो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी देख सकते हैं। हम डायरेक्ट उस बिंदु पे बात करेंगे ताकि आपका फॉर्म आपके ही भाग में ऑटोमेटिक आवंटित हो जाए। तो मैं इसमें नॉमिनल सी डिटेल भर देता हूं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो कैलेंडर है इस कैलेंडर में चेंजेस किया गया है। पहले जहाँ पर मंथ्स के नाम लिखे आते थे, यानी कि जो महीनों के नाम लिखे आते थे, उसकी जगह पर अभी इन्होंने संख्यात्मक कर दिया है M0 अर्थात जनवरी। अगर आप एक चीज़ इसमें और इंश्योर कर लें कि अगर आपकी ऐप अपडेट हो चुकी है तो आप 1/1/2004 तक के बच्चों के आवेदन भर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 1/1/2003 तक की कैलेंडर आपको दिखाई दे रहा है तो यानी कि आपने ऐप अपडेट नहीं करी है, या आप ऐसे इंटरनेट एरिया में बैठे हैं जहाँ पर इंटरनेट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आप अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले एरिया में आकर काम कर सकते हैं। क्योंकि अब OTP सिस्टम खत्म कर दिया गया है, तो आप ERO कार्यालय में, तहसीलदार कार्यालय में या आपका इंटरनेट जहाँ पर पकड़ता है वहाँ पर आपको आकर कार्य कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि M01 का मतलब है जनवरी। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ जो है वो सितंबर, अक्टूबर जो भी है, जिस भी महीने को बिलोंग करता है उसके लिए आगे पीछे निकालने के बटन दिए गए हैं। और आपको M01, M02 इनका तात्पर्य है कि ये महीने के कोड हैं, तो आपको महीने के कोड से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैलेंडर सेट करना मैंने बताया था कि सबसे पहले सन सेट किया जाता है। सन, ये सन की लिस्ट आ गई है ना। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त 1994 है या 1990 है, तो 15 अगस्त 1990 के लिए 1990 पे आना होगा। 1990 के बाद 15 अगस्त, तो अगस्त का महीना आता है हमारे 8वें नंबर का, तो आपको इस बटन की सहायता से आपको पहले 8वां नंबर का महीना निकालना होगा। तो ये 8वें नंबर का महीना मैंने निकाल लिया है ना। उसके बाद 15 अगस्त, तो ये 15 जो तारीख है 15 पे टच करना होगा। अब आप देख लीजिए इसका जो टॉप कॉर्नर है, इस टॉप कॉर्नर पे क्या वो डेट सेट हो चुकी है। जी हाँ, वो डेट सेट हो चुकी है। तो उसके पश्चात हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे ओके। तो इस प्रकार से आपको डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर की सहायता से सेट करनी है। जब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने एज डिक्लेरेशन नाम का एक ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि आप एज डिक्लेरेशन फॉर्म में
आधार कार्ड या अन्य कोई डॉक्यूमेंट आपको अटैच नहीं करना है। आपको एज डिक्लेरेशन फॉर्म ही यहाँ पर अटैच करना है। एज डिक्लेरेशन फॉर्म आप अपने ईआरओ कार्यालय से, तहसीलदार कार्यालय से भी व्हाट्सएप पे मंगवा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, डाउनलोड एज डिक्लेरेशन फॉर्म। इसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के पश्चात ये एक तरह का उपबंध थर्ड है, मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह का दिखाई देता है। ये एज डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। ये एज डिक्लेरेशन फॉर्म मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। एज डिक्लेरेशन फॉर्म तो इस तरह से आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है एज डिक्लेरेशन फॉर्म, यानी कि एनेक्जर थर्ड। ये आपको भरवाना है, इसकी आपको प्रिंट आउट निकाल के रखनी है। इसमें मतदाता का नाम, मतलब कुल मिला के ये कहा जाता है कि अगर ये एज, तो यहाँ पर आपको एज डिक्लेरेशन में वो एनेक्जर थर्ड जो मैंने दिखाया था आपको, वही यहाँ पर अपलोड करना है। ना कोई आधार कार्ड, ना कोई राशन कार्ड, इस तरह से नहीं करना है। उसका कारण ये है कि एज डिक्लेरेशन फॉर्मेट उन्हीं के लिए आपको भरना होता है जो 22 साल से अधिक उम्र के मतदाता हैं। अगर अर्थात उनसे ये पूछा जाता है कि क्या आपने अपना नाम अन्य विधानसभा क्षेत्र में तो नहीं जुड़वा रखा है, तो उनसे एक वो शपथ पत्र लिया जाता है, तो उसी को एज डिक्लेरेशन फॉर्मेट को आपकर यहाँ पर सबमिट करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं तो एक ऑप्शन आपके सामने दिखाई देता है, एंटर वोटर आईडी नंबर ऑफ फैमिली मेंबर। अर्थात कि जिस भी मतदाता का आप नया फॉर्म भरने जा रहे हैं वह जिस संबंधी के साथ रह रहा है, अर्थात जिस मकान में वह रह रहा है, उनका इपिक संख्या आपको यहाँ पर लिखना है। अर्थात इसका मतलब ये ना समझें कि अगर आप, जैसे मान लीजिए वो अपने माता पिता के साथ रह रहा है या माता पिता खुद ही अभी आए हैं आपके भाग में रहने के लिए, अब उनके पास मतदाता पहचान पत्र तो है नहीं, तो आपको क्या करना है, अपने पड़ोसी का, उनके पड़ोसी का इपिक नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर कोई ऐसा मतदाता है जिसके घर में पहले से ही कोई इपिक कार्ड बना के रखा हुआ है, तो आपको उसका इपिक कार्ड नंबर यहाँ पर लिखना है। अब इपिक कार्ड लिखना किसका है, सॉरी, इपिक कार्ड आपको लिखना कहाँ से है, इपिक कार्ड आपको नवीनतम मतदाता सूची जो दी गई है उससे लिखना है। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि RJ14 वाली सीरीज में आप देखेंगे कि वहाँ पर RJ/14/103/ XY इस तरह से इपिक नंबर लिखे हुए होते हैं। तो केवल इसी सीरीज में आपको ऑब्लिक लगाना है। इसके अलावा जो अन्य इपिक कार्ड हैं जैसे IYY सीरीज के, LYX सीरीज के, तो इस तरह से आपको इपिक नंबर नवीन मतदाता सूची से ही लिखने हैं। उसके पश्चात हम इस फॉर्म को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम फॉर्म भरने के उस स्टेज पे आ चुके हैं जहां पर कुछ चेंजेस किए गए हैं, और इन चेंजेस को आपको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका भरा हुआ फॉर्म आपके ही भाग में अलॉट होगा। हमने बीच में इस तरह की समस्या भी फेस की कि सर मैंने मेरा फॉर्म भरा था लेकिन वो मेरे पड़ोसी BLO के पास जो है चेकलिस्ट में शो हो रहा है। तो उस समस्या का समाधान करते हुए ECI ने इस 2.17 गरुड़ा के 2.17 वर्जन में बदलाव किया है। ये आपको ऑप्शन दिखाई देता है उस वाले पेज पर जहाँ पे आप ये देखते हैं कि जहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करते हैं कि उक्त मतदाता आपके भाग में कितने वर्ष से निवास कर रहा है। तो यहाँ पर मैं एज ए डेमो डेट डाल देता हूँ। मेन चेंजेज आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मतदाता का नाम आ जाता है, यहाँ पर वोटर का नाम भर देते हैं। अब ठीक इसी के नीचे आप देख रहे होंगे, ठीक इसी के नीचे एक ऑप्शन दिया गया है सेक्शन नंबर। जी हाँ, यही वो ऑप्शन है जिसकी सहायता से ऑटो असाइन हो जाएगा। जैसे ही आप इसको डन करेंगे, सबमिट करेंगे, रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, तो आपको विदिन 5 मिनट आपके गरुड़ा ऐप में चेकलिस्ट है तो वो फॉर्म आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप सेक्शन नंबर को छोड़ देंगे तो फिर ये जो है AERO साहब की आईडी पे जाएगा, वहाँ से असाइन होके आएगा। हो सकता है कि वहाँ पर लिपि के त्रुटि की वजह से या टेक्निकल मिस्टेक की वजह से या आपके पड़ोसी BLO को असाइन हो जाए या अन्य किसी जिले में चला जाए। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। आपको इस महत्वपूर्ण जो बदलाव किया गया है, आपके लिए किया गया है बदलाव सेक्शन नंबर का, सेक्शन नंबर वाले ऑप्शन को आपको ज़रूर काम में लेना है और आपको ज़रूर इसको भरना है। कुछ नहीं करना, ये मतदाता जिस अनुभाग में रहता है वो लिस्ट है, ये उस लिस्ट में आपको, इसमें हम चलते हैं। ये देखिए आपके सामने लिस्ट खुल के आ गई है, अनुभाग की लिस्ट। ये जो मतदाता का आप जो फॉर्म भरने जा रहे हैं, ये जिस अनुभाग में रहता है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके पश्चात आपको यहाँ पर प्लेस लिखना है। प्लेस लिखते
ये मैंने पहले से लिख दिया। उसके पश्चात आपको कर देना है इसको डन। डन करने पे वही आपकी लिस्ट को प्रीव्यू दिखाया जाएगा। कंफर्म कर देना है, आपको लिस्ट को एक बार देख लेना है। कंफर्म करने के बाद इसका रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। मैं कंफर्म इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये अनावश्यक एक फॉर्म भर जाएगा और उन संबंधित बीएलओ साहब को अनावश्यक परेशानी होगी। तो ये तो हुआ फॉर्म नंबर 6 की बात। अब हम चलते हैं फॉर्म नंबर 7 पर। फॉर्म नंबर 7 को भरने के लिए आपको डिलीशन फ्रॉम 7 जो ऑप्शन है इसको काम में लेना होता है। यहाँ पे हम टच करेंगे, लेट्स स्टार्ट पे टच करेंगे। उसके बाद डू यू ऑलरेडी है वोटर आईडी नंबर। ये अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर किस व्यक्ति का एपिक नंबर भरा जाए। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि फॉर्म नंबर 7 में 2 व्यक्ति होते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, आक्षेपकर्ता और आक्षेपित, यानी कि डिलीट होने वाला व्यक्ति अलग होता है और आवेदनकर्ता अलग होता है। तो यहाँ पर आपको आवेदनकर्ता व्यक्ति के नंबर भरने हैं। यानी कि एज ए डेमो में आपको बताऊं कि चंद्रप्रकाश नाम का एक व्यक्ति है और दीपक नाम का उनका बच्चा है। दीपक किसी काम से अपना जो गांव है, जो भाग है, जिस भाग में वो रहता है वो छोड़कर जा चुका है। तो यहाँ पर हम चंद्रप्रकाश जी को आवेदक बनाएंगे और दीपक को, क्योंकि हमें नाम काटना है तो दीपक को हम आक्षेपित व्यक्ति बनाएंगे। तो हम यहाँ पर चंद्रप्रकाश जी के एपिक नंबर डालते हैं। आवेदक का जो एपिक नंबर है हमने वो भर लिया है। हम आगे बढ़ चुके हैं। आगे बढ़ने के पश्चात आपको एक इस तरह की स्क्रीन दिखाई देती है। इस स्क्रीन पे यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि तीनों का अलग अलग मतलब है, लेकिन आगे जाकर ये एक ही ऑप्शंस पे आके मिलते हैं। पहले ऑप्शन का मतलब है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का नाम कटवाने हेतु ऑब्जेक्शन कर रहा है। दूसरे ऑप्शन का मतलब है डिलीशन ऑफ ओवर नेम। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति खुद अपना ही नाम कटवा रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति जब आती है जब वो केवल स्थानांतरित हो गया हो। स्थानांतरण के केस में ही आपको इसको काम में लेना होता है। और तीसरा ऑप्शन है अदर पर्सन्स नेम इन इलेक्टोरल रोल ड्यू टू डेथ, अर्थात एक ऐसे व्यक्ति का हमें नाम कटवाना है जो जिसकी मृत्यु होने के कारण उसका नाम हमें कटवाना जरूरी है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप इन तीनों ऑप्शंस के लफड़े में ना पड़िए। आप हमेशा पहला ऑप्शन काम में लीजिए, क्योंकि इसमें हर बार 2 एपिक नंबर मांगे जाएंगे। अभी आपसे आगे एक और एपिक नंबर मांगा जाएगा कि किसका आपको नाम काटना है। तो हम पहले ऑप्शन के साथ ही आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया तो आपसे यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड मांगा जा रहा है, जिसका कि हमें डिलीट करना है। कैसे पता लगेगा? आप इंग्लिश स्टेटमेंट को पढ़िए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिटेल्स ऑफ द पर्सन हुज एंट्रीज ऑब्जेक्टिंग इंक्लूडिंग और सिंकिंग डिलीशन। अर्थात इसका मतलब ये निकलता है कि उस व्यक्ति की डिटेल यहाँ पर डालिए, उस व्यक्ति का एपिक नंबर यहाँ पर डालिए जिसका कि मतदाता सूची में नाम आक्षेपित है, यानी कि नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी है। तो आपको उस व्यक्ति का एपिक नंबर यहाँ पे आपको डालना है जिसका नाम आपको कटवाना है। यानी कि हम अभी बात कर रहे थे चंद्रप्रकाश जी पिताजी हैं और दीपक उनका बच्चा है। तो हम यहाँ पर अब दीपक के एपिक नंबर डालेंगे, क्योंकि वो किसी काम से नौकरी करने के बाद कार्य से अब बाहर जा चुका है। तो हम यहाँ पर डिलीट होने वाले व्यक्ति के नंबर डालेंगे। जब आप नाम काटने वाले व्यक्ति का एपिक नंबर यहाँ पर डाल देते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप यहाँ पर फेच डिटेल वाला जो ऑप्शन है इसको जरूर काम में लें। अधिकतर बीएलओ साहब ये कहते हैं कि जब हम प्रीव्यू देखते हैं तो वहाँ पर एक ही व्यक्ति यानी कि जो आवेदन करता है उसी व्यक्ति का नाम ऊपर और उसी व्यक्ति का नाम नीचे डिलीट वाले पोर्शन में दिखाई देता है। तो उसका कारण ये होता है कि आप लोग यानी कि अधिकतर बीएलओ साहबान इस चीज़ को भूल जाते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर छोड़ देते हैं कि यहाँ पर आपको एपिक नंबर भरने के साथ साथ आपको यहाँ पर फेच डिटेल बटन पर भी टच करना है। जब भी जाकर नाम काटने वाले व्यक्ति की डिटेल नीचे ऑटोमेटिक फिलअप होकर आएगी। अन्यथा वहाँ पर जब आप इसको नेक्स्ट कर देंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो फॉर्म वो गलत हो जाएगा। आप नाम काटने वाला यानी कि आवेदनकर्ता भी वही बन जाएगा और जिसका नाम हम काटने जा रहे हैं वो भी वही बन जाएगा। वो आपकी एक छोटी सी असावधानी की वजह से होता है। आप यहाँ पर फेच डिटेल बटन पर टच नहीं करते हैं। तो जिस भी व्यक्ति का नाम आप काटने जा रहे हैं उसको फेच डिटेल बटन की सहायता से उसकी डिटेल जरूर फेच कीजिए। एपिक नंबर डाल दिया। एपिक नंबर डालने के बाद अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो जो बच्चा था दीपक, वो किस कारण से अपना नाम कटवाना चाहता है, या चंद्रप्रकाश जी किस कारण से दीपक का नाम कटवाना चाहते हैं। तो मिसिंग, शिफ्टेड, रिपीट, डुप्लीकेट, एक्सपायर्ड, तो जो भी आपके मतदाताओं पर वो कंडीशन से अप्लाई होती हैं आपको इनमें से ऑप्शन चूज करना है और आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने पर हमने देखा कि यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट। अब यहाँ पर आवेदक कौन है? आवेदक मैं कह रहा हूँ वही है जिसका हमने सर्वप्रथम एपिक नंबर डाला था, यानी कि चंद्रप्रकाश जी यहाँ पर आवेदक हैं। तो यहाँ पर चंद्रप्रकाश जी का नाम हमें भरना है, पैलेस भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, किनका? चंद्रप्रकाश जी का, क्योंकि
क्योंकि वही व्यक्ति हैं जो नाम कटवा रहे हैं, है ना। हमें दीपक का नाम नहीं भरना है, कि नाम कटने वाले व्यक्ति का नाम हमें यहाँ पर, मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर नहीं भरना है, ना ही उसके किसी प्रकार की यहाँ पर डिटेल देनी है। यहाँ पर तो हमें उसकी डिटेल देनी है जो आवेदक बना है, यानी कि जो आक्षेपकर्ता बना है। सब कुछ एंट्रीज भरने के बाद अब हम प्रीव्यू पे आ गए हैं। फॉर्म नंबर 7 की हम बात कर रहे थे, प्रीव्यू पे आ गए हैं। तो मैंने बताया था कि एप्लीकेंट जो है हमारे चंद्र प्रकाश जी थे, और जो जिसका नाम हमें डिलीट करना है, जो सेक्शन है वो देखो, ये जो प्रीव्यू है 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग तो है जो हमारा पहला भाग है वो है ये वाला, इसमें है आवेदक की डिटेल, और जो दूसरा भाग है वो है हमारा ये वाला, जिसमें डिलीट होने वाले व्यक्ति की डिटेल। तो ये देखिए, दीपक कुमार गौड़ का नाम काटा जाएगा, चंद्र प्रकाश जी पिताजी हैं, चंद्र प्रकाश जी आवेदन करता है। तो इस प्रकार से अगर आप नियम को ध्यान में रखेंगे, सॉफ्टवेयर की भाषा को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आप आराम से इसको फॉर्म को सही भर पाएंगे। उसके पश्चात इसको कन्फर्म कर दें। कन्फर्म करने के पश्चात आपके पास रेफरेंस नंबर आएगा, रेफरेंस नंबर को नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने से आपको एक फ़ायदा ये होगा कि रेफरेंस नंबर आपको पता लग जाएंगे कि इस रेफरेंस नंबर से मैंने इनका फॉर्म नंबर 7 भरा था, 6 भरा था, 8 भरा था। हम एक बार 8 की भी बात कर लेते हैं। तो 8 किस प्रकार से भरा जाता है। फॉर्म नंबर 8 को भरने के लिए वही आपके पास मेन्यू में जाकर फॉर्म नंबर 8 पे आपको टच करना होता है। फॉर्म नंबर 8 में ज़्यादा विशेष परिवर्तन नहीं किए गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फॉर्म नंबर 8 में जो सबसे मेन चीज़ है वो है कि आप एक बार में 3 ही एंट्रीज करेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर इपिक नंबर डालते हैं, इपिक नंबर आप सही डालें, और उसके पश्चात आप एक बार प्रीव्यू जरूर देख लें कि जिसका आपने इपिक नंबर डाला है क्या वही व्यक्ति डिटेल में फेच होके आया है। तो फेच डिटेल पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक मैसेज आएगा, उसके बाद हमें करना होगा प्रोसीड। तो यहाँ पे जैसे मैंने इपिक नंबर डाला, उसके बाद आपको इस प्रीव्यू में देख लेना है कि क्या जिस मतदाता का हम चेंजेस करना चाहते हैं, डिटेल करेक्शन करना चाहते हैं, क्या ये वही मतदाता है। कई बार ऐसा होता है कि इपिक संख्या गलत लिख देने से, एक अंक की भी इधर उधर हेरफेर हो जाने से हो सकता है कि किसी गलत व्यक्ति का यहाँ पर जो है मतदाता सिलेक्ट हो जाए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने बताया था पहले भी एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ, हमारे ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूँ कि यहाँ पर एक बार में आप 3 ही एंट्रीज करेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप नाम में परिवर्तन करेंगे, अगर आप नाम में चेंजेस करते हैं, तो फिर आप एड्रेस में बदलाव नहीं कर सकते। एड्रेस वाला जो सेक्शन है, जो एड्रेस वाला ऑप्शन है, वो बंद कर दिया जाता है। और अगर आप इसी तरह से एड्रेस में बदलाव करेंगे तो आप नाम में चेंजेस नहीं कर सकते। उसी प्रकार डेट ऑफ बर्थ और एज में से भी कोई सा भी आप एक ऑप्शन जो है चेंजेस कर पाएंगे। अगर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं तो एज वाला जो ऑप्शन है उसको डिसेबल कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपको इन ऑप्शंस को ध्यान में रखना है। एक बार में 3 एंट्रीज ही करेक्ट हो सकती हैं। इसके अलावा फॉर्म नंबर 8 में ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। इसका प्रोसीजर वही है जो पुराने वर्जन्स, गरुड़ा के पुराने वर्जन्स में था। इसके बाद हम चलते हैं, आइए चेकलिस्ट पर। किसी भी फॉर्म की चेकलिस्ट आपको डैशबोर्ड पे दिखाई दे सकती है। डैशबोर्ड पर आप किस प्रकार से वेरीफाई करेंगे कि कौन सा फॉर्म पेंडिंग है। तो आप देख रहे होंगे कि टोटल फॉर्म रिक्वेस्ट जो है वो हमारी 1 है। टोटल फॉर्म रिक्वेस्ट 1 है। इसका भी वाइफिकेशन किया हुआ है फॉर्म नंबर 6, 7, 6A, 7, 8 और 8A में। तो आप देख रहे होंगे कि केवल संख्या 1 जो है वो एक संख्या केवल हमारे फॉर्म नंबर 8 पे आ रही है। तो हम फॉर्म नंबर 8 को ओपन करके देखेंगे। इसी प्रकार से आपको अन्य फॉर्म अगर आपको रिसीव्ड होते हैं तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार से आप मेरे द्वारा बताई गई गाइडलाइन को या ट्रिक्स को ध्यान में रखेंगे। बहुत आसान से ऑप्शंस हैं, इनको आप ध्यान में रखकर अगर गरुड़ा ऐप के वर्जन 2.17 पे कार्य करेंगे तो आपका फॉर्म जो 6 नंबर का फॉर्म है वो आपको ऑटोमेटिक आवंटित हो जाएगा। आपको वेट करने की जरूरत नहीं होगी। इसके पश्चात डैशबोर्ड पर दिखाए गए ये संख्यात्मक जो सूचनाएं हैं, ये चेकलिस्ट हैं, ये मैं बता चुका हूं। आप इन पर टच करेंगे, चेकलिस्ट ओपन हो जाएगी। आप सत्यापन करिए। सत्यापन करना बहुत आसान है। आप डॉक्यूमेंट उसके घर पर वेरीफाई करने जाइए, डॉक्यूमेंट उसने अटैच किए हैं। अगर आपने ही खुद ने फॉर्म भरा है तो आपने क्योंकि रजिस्टर संधारण कर रखा है, वहाँ से आप रेफरेंस नंबर मैच कर सकते हैं, तो आपको उसके घर पर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा फॉर्म आपके पास आता है जो आपने नहीं भरा है, किसी NVSP पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन या अन्य किसी माध्यम से आपके पास आता है, तो आपको जरूर उसके घर पे जाना चाहिए और इनका सत्यापन भौतिक रूप से भी आपको करना चाहिए। थैंक यू।